राजनीतिक सहभागिता। देखने में अलग अलग चैप्टर बना दिए गए हैं, लेकिन हैं बड़े सिंपल से। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उसके बाद राज्य के सिद्धांत, तो राज्य की तुलना तो बड़ी ही सामान्य ही है, बड़ी सिंपल सी, जो हम थियरी में पढ़ते हैं उदारवादी मार्क्सवादी, उसी का एक अन्य रूप है। इसलिए अगर हम राजनीतिक सहभागिता की बात करें तो बड़ा सिंपल सा मतलब, अभी तक जो हमने पढ़ा उसी बात को अप्लाई कर ले। अगर हम देखें आज के लोकतंत्र के समय में, देखो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी करना। अगर आपको याद हो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात, अगर हम डेमोक्रेटिक शासन की बात कर रहे हैं, हाँ नॉन डेमोक्रेटिक शासन में हो सकता है कि ये पार्टिसिपेशन सीमित हो, लेकिन ये फिर दिखता है कि जब हम लोकतांत्रिक शासन की बात करेंगे तो बिना पार्टिसिपेशन के मामला बनता ही नहीं। भाई लोकतंत्र में तो बिना पार्टिसिपेशन कोई बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो लोकतंत्र में जो पार्टिसिपेशन का सीधा सा रूप दिखता है डेमोक्रेसी में, मतदान, वोटिंग। मतदान होता है तो क्या पार्टिसिपेशन का मतलब मतदान ही माना जाए, वोटिंग माना जाए? तो लोग कहते हैं कि देखिए ये पार्टिसिपेशन का संकीर्ण मतलब है वोट करना। पार्टिसिपेशन का संकीर्ण मतलब है वोट करना। और क्या ऐसा वोटिंग का अधिकार गैर लोकतांत्रिक देशों में होता है? तो वहाँ उत्तर है नहीं। संयोग की बात है, गैर लोकतांत्रिक देशों में मतदान अगर होता भी है तो पार्टी एक है, मतदान अगर होता भी है तो कुल मिला के केवल दिखावा होता है। तो कई बार गैर लोकतांत्रिक देश भी ऐसे पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, लेकिन वो कुल मिला के दिखावा होता है, हकीकत नहीं होती। इसलिए संकीर्ण मतलब पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? मतदान। लेकिन पार्टिसिपेशन का व्यापक मतलब क्या है? व्यापक अभिप्राय क्या है? केवल मतदान नहीं, बल्कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना। तो पार्टिसिपेशन का व्यापक मतलब क्या है? पहला, अब मान लीजिए कि शासन में सहभागिता, ये भी पार्टिसिपेशन है। अब जो मंत्री बन गया, जो चुनाव लड़ रहा है, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहा है। तो इसलिए सहभागिता का मतलब केवल वोट करना बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे लोकतंत्र के मायने बढ़ते चले गए, डेमोक्रेसी का सिद्धांत थियरी में देखते हैं, तो जैसे जैसे लोकतंत्र के मायने बढ़ते चले गए वैसे वैसे सहभागिता के मतलब भी बढ़ते चले गए। इसीलिए अगर हम सहभागिता का व्यापक आशय देखें, संकीर्ण आशय क्या है? मतदान। भाई हमने डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर लिया, वोट दे दिया, ये पार्टिसिपेशन हो गया। लेकिन व्यापक आशय क्या है? शासन में सहभागिता। व्यापक आशय क्या है? शासन में सहभागिता नहीं, बल्कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक दबाव समूह में भागीदारी, ये भी पार्टिसिपेशन का आशय है। और याद रखिए, रैली, धरना, प्रदर्शन में भागीदारी, ये भी तो पार्टिसिपेशन है। और जो हमने सामाजिक आंदोलन पढ़ा, ये भी तो पार्टिसिपेशन ही है। यानी आज के दौर में अगर आप किसी भी घटना को याद करिए, सब पार्टिसिपेशन है। यद्यपि आप ये कह सकते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन यानी लोकतंत्र का मूल ही पार्टिसिपेशन है। लेकिन अगर हम सहभागी डेमोक्रेसी की बात करें तो वो कहता है नहीं, एवरी पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीडे लाइफ। अब सवाल है कि जैसे कि स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम होता है, रिकॉल होता है। रिकॉल का मतलब है किसी पदाधिकारी को उसका निश्चित समय पूर्ण होने के पहले हम उसे वापस बुला लें, ये रिकॉल है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावाहन, और भी कई उसका हिंदी में अनुवाद हो जाता है। और इनिशिएटिव क्या है, आरंभक क्या है? स्विट्जरलैंड में तो यहाँ तक पार्टिसिपेशन है जनता का कि जनता, अगर एक निश्चित संख्या में जनता संसद से अनुरोध करे कि भाई इस संबंध में हमें विधि के निर्माण की आवश्यकता है, तो संसद या विधायिका विधि का निर्माण कर देगी, ये भी पार्टिसिपेशन है। संसद या विधायिका विधि का निर्माण कर देती, ये भी सहभागिता है। इसलिए सामाजिक आंदोलन के रूप में सहभागिता हो सकती है, रेफरेंडम के रूप में सहभागिता हो सकती है, पार्टी बनाना, रैली करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, ये सब सहभागिता है।
इसलिए अगर आपने किसान आंदोलन में भागीदारी की है तो ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। कभी आपके मोहल्ले में कोई रैली हुई, अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, अगर उसमें हमने भागीदारी की तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। अगर हमने उसमें भागीदारी की तो ये भी एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इसलिए पार्टिसिपेशन के तो बड़े व्यापक मतलब हैं। और आप ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्यों होता है? क्योंकि ये डेमोक्रेसी, जितना प्रभावशाली लोकतंत्र होगा उतना पार्टिसिपेशन बड़ा होता चला जाएगा। तो आप फिर सवाल करेंगे, अब मान लीजिए कोई वोट नहीं दे रहा है, पार्टिसिपेशन का इतना व्यापक मतलब है, तो हमारा पार्टिसिपेशन तो बड़ा संकीर्ण स्तर पर है। यानी हमारा का मतलब कई लोग ऐसा, जरूरी नहीं कि कई लोग ऐसा ही करें, बहुत सारे लोग तो अपनी पार्टी बना लेते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे बड़े सक्रिय रहते हैं। तो सवाल है कि पार्टिसिपेशन तो बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम वोट देने जा ही नहीं रहे हैं, हमें लगता है कि अरे बेकार है, सब सिस्टम बेकार है, तो जब हम वोट देने नहीं जा रहे हैं, क्या ये भी पार्टिसिपेशन है? जिसे कई बार कहते हैं वोटिंग फटीक, मतदान की थकान। तो जब हम वोट देने नहीं जा रहे हैं तो क्या इसे भी पार्टिसिपेशन माना जाए? कई लोग कहते हैं हाँ हाँ, ये भी पार्टिसिपेशन है, और इसे कहा गया एपैथी, यानी एक प्रकार की जो राजनीतिक सहभागिता में भाग न लेना, ये भी पार्टिसिपेशन का अंतिम मतलब है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यवस्था से नाराज है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब व्यवस्था से खुश नहीं है, व्यवस्था से नाराज है। तो आखिर में वो व्यवस्था से नाराज कैसे हुआ? इसलिए कि उसको लगता है कि शासन बेकार किस्म का है, शासन में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, या उसे व्यवस्था की जानकारी ना हो। इसलिए आप देखेंगे कि अगर हम पार्टिसिपेशन को वोटिंग परसेंटेज के रूप में देखें, अगर कहीं पर वोटिंग परसेंटेज घट रहा है तो पार्टिसिपेशन कमी है, कहीं पर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है। इसलिए व्यवस्था में भाग न लेना, ये भी एक पार्टिसिपेशन का अंतिम रूप है। और इसलिए कहा भी जाता है कई देशों ने अनिवार्य मतदान लागू कर दिया है, कई देशों में जनता बड़ी जागरूक होती है, तो पार्टिसिपेशन करना ही चाहिए। अब सवाल है, क्या पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक देश में होता है या नॉन डेमोक्रेटिक देशों में भी होता है? तो वास्तविकता है कि जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो गैर लोकतांत्रिक, अगर पार्टिसिपेशन का मतलब देखा जाए धरना करना, प्रदर्शन करना, यानी पार्टिसिपेशन का व्यापक मतलब है जितनी राजनीतिक गतिविधियों में हम शामिल हो सकते हो, सब पार्टिसिपेशन है, सब सहभागिता है। तो अब ये सवाल होता है कि सहभागिता लोकतंत्र में तो स्वाभाविक रूप में दिखता है, तो लोकतंत्र में जब सहभागिता होती है इसके फायदे क्या है? कि शासन क्रियाशील होता है, उत्तरदायी बना रहता है, जनता का शासन प्रभावशाली बना रहता है, ये ठीक बात है। शासन उत्तरदायी होगा, जनता का शासन बना रहेगा, जनता को बाकायदा, जनता को सम्मान भी मिलेगा, ये बात तो ठीक है, यहाँ तक सब मामले ठीक है। लेकिन आप कहेंगे जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ तो सहभागिता नहीं होती, तो आखिर में वहाँ फिर सहभागिता नहीं होती, फिर मामला कैसे चलता है? आप याद रखेंगे, जब लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाई जाती है तो सहभागिता के द्वारा शासन को लेजिटिमेसी मिल जाती है, वैधता मिल जाती है। इसीलिए गैर लोकतांत्रिक देशों में आप देखेंगे कि बड़ी हिंसाएं होती हैं। लोकतंत्र की खास बात है, अब जरा सोच के देखिए, जो सरकार से असंतुष्ट है वो रैली कर देंगे, धरना कर देंगे, प्रदर्शन कर देंगे। इसलिए एक तरीके से जो गुस्सा होता है वो लगातार निकलता रहता है, और सरकार भी अपनी नीतियों को लगातार करेक्ट करती रहती है। और जहाँ पार्टिसिपेशन का मौका न मिल पाए वो कई बार बड़ा नुकसानदेह होता है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जनता का पार्टिसिपेशन है ही नहीं है। हाइबरमास के शब्दों में कहें तो अब जरा सोच के देखिए, हमने यहाँ सामाजिक आंदोलन, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हमने एक एक जगह पढ़ा, यहाँ सब इकट्ठा कर दिया। तो ये अंतर संबंध होता है विषय का। तो हाइबरमास से पूछेंगे आप तो सिद्धांतकारों का प्रयोग तो कहीं भी कर दीजिए। हाइबरमास से पूछेंगे कि भाई आप तो पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो, यहाँ तो नागरिक समाज को पार्टिसिपेशन की इजाज़त है ही नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया में कहाँ पार्टिसिपेशन करोगे? और पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हम सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, सरकार से असहमति व्यक्त कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं, तभी तो पार्टिसिपेशन है। मैं सरकार में हाँ मिलाना हो पार्टिसिपेशन का मतलब नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया में तो पार्टिसिपेशन नहीं है। और कहा जाता है इसीलिए सोवियत संघ
में गोर्बाचोव ने जैसे थोड़ा सुधार किया, वैसे ही जनता की इतनी निराशा, इतनी कुंठा इतने लंबे समय से थी कि व्यवस्था ध्वस्त हो गई। और चूंकि गैर लोकतांत्रिक देशों में जनता का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं, यानी पार्टिसिपेशन की अगर हम तुलना की बात करें तो ये लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों के बीच एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन बन जाता है। जो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देश हैं, उनके बीच एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन बन जाता है। और कंपैरिजन कैसे होता है? कंपैरिजन कैसे होता है कि लोकतंत्र में की पार्टिसिपेशन होता है। अब जनता की सहभागिता हमेशा होती है, और इसी जनता की सहभागिता का परिणाम है कि कहीं न कहीं सरकारें तक बदल जाती हैं। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे इंग्लैंड में रेफरेंडम के द्वारा ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया। इंग्लैंड में रेफरेंडम हुआ और ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया। अब यही घटना रसिया में नहीं हो पा रही है। रसिया में आप देखेंगे, या चाइना में, अगर हम भारत का एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं देंगे, चाइना में यूगर प्रांत के लोग, तिब्बत के लोग, चाइना से कितने भी नाराज हों, चाइना वहाँ दमन का प्रयोग करता है। इसलिए गैर लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है कि हम जनता की सहभागिता चूंकि होती नहीं, इसे शासन के द्वारा बार बार हिंसा होती है। शासन के द्वारा हिंसा होती है लोगों को दमित करने के लिए, लोगों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए। अगर आपको थेडास्कोपोल की बात याद आ रही हो, अब देखिए ये हमारा इंटररिलेशन होता है। हम एक ही चीज़ को पढ़ के अगर एक ही चीज़ तक रुक रहे हैं, अगर नॉमिक्लेन की बात हमें याद आ रही है, तो हम सिविल सोशल मूवमेंट के अलावा भी सोचिए कहाँ कहाँ यूज़ कर लेंगे। हैबरमास को हम डेमोक्रेसी में यूज़ करते ही हैं। ये एप्लीकेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आप एक चीज़ को पढ़ के 10 जगह यूज़ कर दीजिए। तो थेडास्कोपोल ने यही कहा था कि चीन छात्रों के आंदोलन से कैसे बच गया और सोवियत संघ वहीं ध्वस्त हो गया। बाकी साम्यवादी व्यवस्थाएं, जो सॉलिडरिटी मूवमेंट चला पोलैंड में, ये नागरिक समाज का बड़ा आंदोलन था। ये भी नव सामाजिक आंदोलन का एग्जाम्पल माना जाता है। और लोग कहते हैं व्यवहारिक रूप में नव सामाजिक आंदोलन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो 80 के दशक में मिलता है। सिद्धांत तो आया 70 में, और उसमें सॉलिडरिटी मूवमेंट पोलैंड का सुदृढ़तावादी आंदोलन, उसका बड़ा नाम लिया जाता है। सुदृढ़तावादी आंदोलन आया, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की चूल हिल गई, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था का सफाया हो गया। लेकिन चीन में तो ऐसा नहीं हो पाया, नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब इसीलिए इन शासन के बारे में लगातार ये कहा जाता है कि बल से, दमन से आप कब तक शासन करेंगे, इसके बारे में हमेशा संदेह होते रहते हैं। और लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबी है। भाई अमेरिका में आपको दिख रहा होगा कि जनता सड़कों पर चली जाती है। अरे ब्रिटेन में आप देखेंगे वैक्सीन लगाने न लगाने के मुद्दे पे जनता सड़कों पर जाती है। ये तो लोकतंत्र की ताकत है। इसका हम आलोचना कैसे कर सकते हैं? चीन में तो ऐसा अधिकार कभी लोगों को दिया ही नहीं गया। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर ऐसा अधिकार कभी दिया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसलिए पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी का मर्म होता है। गैर लोकतांत्रिक देशों में, फांसीवादी शासन में क्या आप ऐसे पार्टिसिपेशन कल्पना कर सकते थे? बस ध्यान में ये रखना है कि लिखते समय व्यवहारिक एग्जाम्पल एक लाइन से ज़्यादा नहीं, बाकी सब सैद्धांतिक बात करना है। अब देखिए इसी का नाम कुछ और लोग दे सकते हैं, विचारक ही तो अलग होंगे। अब मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल देख लें कि पार्टिसिपेशन का संकीर्ण रूप चुनावी बात है, ये हमने बता दिया। अब एक हम परिभाषा लिख देंगे कि हंटिंगटन और नेल्सन ने पार्टिसिपेशन का मतलब क्या बताया। यही तो पार्टिसिपेशन का मतलब सिंपल सा है, जो डेमोक्रेसी में पढ़ते हैं, बस एक टॉपिक अलग बना दिया गया है। तो पार्टिसिपेशन को हंटिंगटन और नेल्सन ने कहा कि ये कोई भी ऐसी गतिविधि है जिसमें नागरिक सरकार को प्रभावित करता है या सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है। यानी पार्टिसिपेशन का मतलब है कि नेल्सन और हंटिंगटन जो परिभाषा बताई कि ऐसे आम जनता की कोई ऐसी गतिविधि जिससे हम सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं, शासन के निर्णय को प्रभावित करते हैं, वो पार्टिसिपेशन है। तो अब हम कैसे सरकार के निर्णय को प्रभावित करेंगे? हमने क्या पढ़ा? दल पार्टिसिपेशन, दबाव समूह पार्टिसिपेशन, सामाजिक आंदोलन पार्टिसिपेशन, दबाव समूह, दल और सामाजिक आंदोलन, वोटिंग पार्टिसिपेशन। इन सब में सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन कौन है? सामाजिक आंदोलन का।
सामाजिक आंदोलन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा अच्छा है। अब क्या किया देखिए, अब इसी को मैथ्यूज़ ने अलग बता दिया। मैथ्यूज़ एंड प्रोथो ने कहा कि एक बड़ा पार्टिसिपेशन का एक बड़ा मतलब होता है, केवल मतदान तक नहीं है। ये क्या है? संकीर्ण अभिप्राय है। मैथ्यूज़ एंड प्रोथो ने, अब बात ये एक स्कॉलर का नाम आप लिख देंगे तो बात में वजन आ जाता है। तो मैथ्यूज़ एंड प्रोथो ने कहा कि पार्टिसिपेशन का बड़ा मतलब क्या है कि, अब देखिए पार्टिसिपेशन का बड़ा मतलब है, और जिसको मैथ्यूज प्रोथो ने रश एल्थॉफ दोनों लोगों ने आगे बढ़ा दिया। पार्टिसिपेशन का जो व्यापक मतलब है उसको इन लोगों ने इस तरीके से बता दिया, भाई कोई प्रशासकीय पद, कोई राजनीतिक या प्रशासकीय पद लीजिए तो क्या है? पार्टिसिपेशन है। कोई राजकीय पद पर है, पाया किसी प्रशासनिक पद पर है तो पार्टिसिपेशन है। अब किसी राजनीतिक समूह के सदस्य बन गए तो पार्टिसिपेशन है। अब किसी राजनीतिक संगठन के सक्रिय सदस्य हैं या निष्क्रिय सदस्य हैं तब भी पार्टिसिपेशन है। भाई कई लोग सक्रिय होते हैं, सदस्य होते हैं, जैसे कई व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप होता है तो कुछ लोग बड़ी निष्क्रिय होते हैं, कुछ मैसेज भेजते ही नहीं। निष्क्रिय है, सदस्य तो है, निष्क्रिय है। और सक्रिय है जो जरूरत से ज़्यादा मैसेज भेजते हैं। तो ऐसे तो है, किसी भी दबाव समूह की सक्रिय सदस्यता, निष्क्रिय सदस्यता, धरने प्रदर्शन में जाना, और पॉलिटिकल निर्णय के, पॉलिटिकल यानी जो भी राजनीतिक आपकी जो बहस हो रही है उसमें भागीदारी करना, ये तो हमने पार्टिसिपेशन का मतलब बताया। और फिर राजनीति में सामान्य चर्चा करना, न्यूज़पेपर पढ़ के भी उस पर थोड़ी बहस करना, चर्चा करना, ये भी पार्टिसिपेशन है। फिर वोटिंग करना, इस संख्या एपैथी, एपैथी का मतलब है न भी पार्टिसिपेशन करना, निराश होना, यह भी पार्टिसिपेशन का एक अभिप्राय है। ये भी पार्टिसिपेशन का अभिप्राय है। तो अब देखिए, दबाव समूह हो गया, उसकी सक्रिय सदस्यता ने मीटिंग में जाना, धरना करना, और मीटिंग में जाना, धरना करना, ये सब तो सामाजिक आंदोलन के तरीके हैं, यही सब तो सोशल मूवमेंट के तरीके हैं। तो मीटिंग करना, धरना करना, और फिर राजनीति में सामान्य रुचि रखना, उसके बाद किसी संगठन के सदस्य बन जाना, प्रशासकीय पदों पे जाना, राजनेता बन जाना, ये सब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है। और सही मायने में अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी भी, आप याद रखिए, तो वो अगर आईएएस अधिकारी भी है तो वही पार्टिसिपेशन कर रहा है। और स्वाभाविक रूप में होल्डिंग पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, उनको धारण करना या उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना, दोनों पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। इसलिए रस एल्थॉफ की बात देखी जाए तो इन लोगों ने पार्टिसिपेशन का बड़ा व्यापक मतलब बता दिया। यही बात तो हम आपको बता रहे हैं, पार्टिसिपेशन का व्यापक मतलब है। तो किसने कहा, बस यही एक चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। बात सिंपल सी है। अब बहुत सारे टाइप्स होते हैं पार्टिसिपेशन के, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम पार्टिसिपेशन क्यों करते हैं, क्या ऐसा आधार है जो पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करता है। इसलिए आप कई बार हमारे यहाँ तो जब पार्टिसिपेशन की बात आती है उसमें वोटिंग बिहेवियर भी आता है। और हमारे यहाँ देखा जाता है कि शहरी लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रामीण लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ज़्यादातर एग्जाम्पल दिखता है कि पंचायत के चुनाव में लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेशन उतने नहीं हो पाते। अब आप देखेंगे ऐसे कौन से कारक हैं जो पार्टिसिपेशन को निर्धारित करते हैं। अब बात बहुत सिंपल सी है, ऐसे कौन से डिटरमिनेंट्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को निर्धारित करते हैं। तो कारक आप क्या देखेंगे, कई बार अब जरा सोच के देखिए, हमने वोट किसके कहने पे दिया। हम किसी रैली में, धरने प्रदर्शन में गए तो उसके पीछे कौन था, क्या हमारे दोस्त ने कहा, कि किसी और ने कहा, क्या जहाँ हम रहते हैं उसका प्रभाव है, मीडिया का प्रभाव है, प्रचार का प्रभाव है, यानी किन कारणों से आप मतदान करते हैं। अच्छा, इसी को एक बार कहा जाता है कि वोटिंग बिहेवियर, यानी पार्टिसिपेशन। अगर मतदान की बात है तो मतदान हम करते क्यों हैं। पहला, पार्टिसिपेशन अगर इन चीज़ों में, गतिविधियों में भाग लेने का नाम है, तो कौन से ऐसे कारक हैं जो हमें इन चीज़ों में, गतिविधियों में भाग लेने को प्रेरित करते हैं। क्या जिस यूनिवर्सिटी में है वो प्रभाव पड़ता है, पड़ोस में है उसका प्रभाव है, जाति का प्रभाव है, धर्म का प्रभाव है, कौन सा ऐसा कारण है। यही तो है निर्धारक। अब आप देखेंगे कुछ लोग क्या कहेंगे
कि नहीं, जहाँ हमारा निवास है वो निर्धारक होता है, जहाँ हम रह रहे हैं। कुछ लोग निश्चित तौर पर धर्म जाति भाषा को भी निर्धारक मानेंगे। कुछ लोग मानेंगे नहीं, विचारधारा भी निर्धारक है, कि हम एक विशेष विचारधारा को मानते हैं, ये भी निर्धारक है। कुछ लोग मानते हैं कि मीडिया संचार ये भी निर्धारक है। यानी पार्टिसिपेशन के कई निर्धारक हो सकते हैं। जैसे कि अब देखेंगे कि यही बात तो हंटिंगटन और नेल्सन ने कही है। हंटिंगटन और नेल्सन ने क्या कहा है? पार्टिसिपेशन का मूल आधार क्या होता है? कि आपकी सामाजिक हैसियत क्या है, इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये भी का आधार है। यानी आप किस धार्मिक सांप्रदायिक समूह के, कम्युनल ग्रुप, धर्म भाषा जाति, ये भी का आधार है। पड़ोस, पार्टी, फैक्शन, यानी ये सब। अब भाई कोई विद्वान है तो उसने ये बात बेस बता दिया कि पार्टिसिपेशन क्यों होता है, इसमें कोई ना कोई कारण तो होगा। हो सकता है आप किसी पार्टी से संबंधित हो, इसलिए पार्टिसिपेशन करना चाहते हो। आपको लगे नहीं, इस पार्टी को मुझे जिताना है, इसलिए हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप किसी समूह के, फैक्शन का मतलब है पार्टी के मेंबर तो नहीं है, लेकिन एक समूह के धड़े के मेंबर हैं। आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ की राजनीतिक माहौल बड़ा तगड़ा है, या उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि पार्टिसिपेशन न करना, एपैथी भी पार्टिसिपेशन का रूप है। पार्टिसिपेशन न करना भी पार्टिसिपेशन है। क्योंकि अगर कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है तो इसका भी कारण होता है। कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे, एक मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हम इस बार चुनाव में बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे गांव की सड़क बनी ही नहीं आज तक। अब जब हमारे गांव की सड़क नहीं बनी तो हम पार्टिसिपेशन क्यों करें? जब सड़क हमारे गांव की नहीं बनी तो फिर हमें पार्टिसिपेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी बड़ी सिंपल सी बातें हैं कि आखिर में हम वोट क्यों देते हैं। यही कारण तब भी गिने जाते हैं, जैसे कहा कि वोटिंग बिहेवियर, यानी हम मतदान क्यों करते हैं, किसके पक्ष में करते हैं, किसके विपक्ष में करते हैं, उसके मूल निर्धारक क्या है? पार्टिसिपेशन ही तो है। अब यही बात हमने यहाँ बता दी आपको। विचारधारा है, पड़ोस है, संचार है, निवास है। हो सकता है इसमें कुछ एक दो कारण आगे पीछे कर दीजिए आप, जो नेल्सन और हंटिंगटन ने कहा उनके कारण बता दीजिए, ये निर्धारक है। और तीसरी बात है, पार्टिसिपेशन के निर्धारक हो गए, और पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होता ये भी आप देख लें। यानी एपैथी, यानी एपैथी का मतलब आप समझ लीजिए कि अरुचि हो जाना, भागीदारी न करना। आखिर में क्या ऐसा कारण होता है जो हम पार्टिसिपेशन नहीं करते? पार्टिसिपेशन नहीं करते तो उसके लिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है कि हम क्यों पार्टिसिपेशन नहीं करते? क्योंकि हमारा एक व्यक्तिगत कारण हो सकता है कि ये सब व्यवस्था बेकार है। कई लोग इसलिए देखिए वोट देने ही नहीं जाते। कई कहते हैं अरे छोड़ो, क्या किसको, इधर नागनाथ उधर सांपनाथ, तो किसको वोट देने जाए। इसलिए हमारे यहाँ अब क्या कर दिया, नोटा का प्रावधान किया कि भाई ये तो मत कहो यार, आप कम कम जाके वोट दो, और आप किसी को न देना चाहते हो तो सबको रिजेक्ट भी कर दो। अब तो हमारे पास रिजेक्शन का भी एक विकल्प बना हुआ है। तो लोग कहते हैं नहीं, हमें जाना चाहिए, लेकिन क्यों लोग नहीं करते? क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टिसिपेशन करना नहीं चाहते, लेकिन भीड़ में हमें लोग लेके चले जाते हैं, जबरदस्ती लेके चले जाते हैं। और गैर लोकतांत्रिक देशों में कई बार ऐसा खूब होता है कि जबरदस्ती पार्टिसिपेशन करा दिया गया, लोगों को पकड़ के ले आया गया कि भाई साहब आपको समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलना है। अच्छा, यहाँ समाजवादी पार्टी का मतलब है नॉर्थ कोरिया, हम चाइना की बात कर रहे हैं, भारत वाली समाजवादी पार्टी नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं, पार्टिसिपेशन जो न करने कारण है उसका अलग अलग कारण बताया गया। एक कोलंबिया स्टडी है और एक मिशिगन स्टडी। अब ये विश्वविद्यालय के नाम है यूएस के। इन लोगों ने कहा कि आखिर में कोई पार्टिसिपेशन होता है या नहीं होता है। तो इनका कहना है कि भाई देखो, ये सामाजिक और पर्यावरणीय फैक्टर बहुत उत्तरदायी होते हैं। कई बार हो सकता है हम पार्टिसिपेशन न करें क्योंकि ऐसा नहीं कि हम व्यवस्था से असंतुष्ट हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि व्यवस्था से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए कहा भी जाता है जो 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 संपन्न समुदाय के लोग हैं वो पार्टिसिपेशन कम करते हैं,
क्या उनको लगता है हमें व्यवस्था से क्या मतलब है, हमें क्या चाहिए व्यवस्था से? तो मिशिगन कोलंबिया स्कूल का मानना है कि जो सामाजिक परिवेश होता है वो बड़ा प्रभावकारी होता है। लेकिन मिशिगन स्कूल क्या कहता है कि नहीं नहीं, व्यक्ति का मनोविज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक परिवेश नहीं। मिशिगन स्कूल कहता है पार्टिसिपेशन होने के कारण और एपैथी होने का भी कारण एक है कि व्यक्ति के कुछ मनोवैज्ञानिक कारण ऐसे होते हैं कि उसका समाज समुदाय से मतलब नहीं है। व्यक्ति खुद ही मान के बैठा हुआ है कि नहीं यार ये सब बेकार के लोग हैं, पार्टिसिपेशन से कोई मतलब नहीं है, इतनी बार वोट दिया क्या हो गया, सब चोर ही तो है, ऐसी मानसिकता जो है। जबकि ऐसा अब हमने फिर का होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि आखिर में क्यों पार्टिसिपेशन होता है। और सही मायने में लोकतांत्रिक देशों में पार्टिसिपेशन हमेशा स्वैच्छिक होता है और गैर लोकतांत्रिक देशों में कई बार पार्टिसिपेशन ज़बरदस्ती भी होता है, ज़बरदस्ती होता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पार्टिसिपेशन का अगर चुनाव से मतलब है, अगर पार्टिसिपेशन का चुनाव से मतलब है, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि पार्टिसिपेशन का चुनाव प्रणाली से भी संबंध होता है? अगर पार्टिसिपेशन का चुनाव से मतलब है तो पार्टिसिपेशन का मतलब चुनाव प्रणाली से भी होगा। अब पार्टिसिपेशन का मतलब चुनाव प्रणाली से कैसे होगा? क्योंकि संकीर्ण मतलब तो वही है कि मतदान करना। यानी पार्टिसिपेशन का मतलब है पार्टी से भी होगा, पार्टिसिपेशन का मतलब शासन से भी होगा, कल्चर से भी होगा, बहुत सारी चीज़ें पार्टिसिपेशन को प्रभावित करती हैं। अब अगर आप देखेंगे चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली की बात कीजिए तो पार्टिसिपेशन, चूंकि वोट देना पार्टिसिपेशन का संकीर्ण रूप ही सही है, तो यहाँ पे फिर दो चुनाव प्रणाली आती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरा अनुपातिक प्रणाली। और अनुपातिक प्रणाली में एक बड़ा प्रभावशाली है लिस्ट प्रणाली। कई बार हम इसका उल्लेख करते हैं। अनुपातिक प्रणाली और लिस्ट प्रणाली कैसे कार्य करती है, ये हमने बस अगर एक एग्जाम्पल आपको बता दें तो लिस्ट प्रणाली पार्टिसिपेशन कौन सा रूप ज़्यादा बेहतर है, फर्स्ट पास द पोस्ट या लिस्ट? तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट पास द पोस्ट नहीं बल्कि लिस्ट। यानी चुनाव प्रणाली का भी चूंकि पार्टिसिपेशन का सरोकार शासन से भी है, भाई लोकतांत्रिक शासन है तो पार्टिसिपेशन होगा, अधिनायकवादी शासन है तो पार्टिसिपेशन सीमित होगा, या कहीं ना कहीं प्रायोजित पार्टिसिपेशन होगा, स्वैच्छिक तो नहीं होगा, प्रायोजित होगा। और दूसरी बात है कि जब देखें कि फर्स्ट पास द पोस्ट या लिस्ट सिस्टम कौन सा तरीका अच्छा है, तो लिस्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको हम याद दिला दें कि जब हम चुनाव प्रणाली की बात करते हैं तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। फर्स्ट पास द पोस्ट यानी पहले आओ पहले पाओ, अग्रता ही विजेता, जो भी आप लिख सकते हैं, जिसने पहले खंभा छुआ, फर्स्ट पास द पोस्ट। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 4 व्यक्ति चुनाव में लड़ रहे हैं, चुनाव में 4 व्यक्ति भागीदारी कर रहे हैं। व्यक्ति ए को मिला वोटिंग परसेंटेज कितना मिला, 40% वोट मिला। व्यक्ति बी को 30% वोट मिला। व्यक्ति सी को 20% वोट मिला। व्यक्ति डी को 10% वोट मिला। यहाँ वोटिंग परसेंटेज, चुनाव कौन जीतेगा? ए। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। अब देखेंगे इसका मतलब है इसमें जो बहुमत परसेंटेज चुनाव पा रहा है वो चुनाव हार रहा है। लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में चुनाव सबसे ज़्यादा पाना है, बहुमत नहीं पाना है। तो इसमें खामी क्या है भाई? इन लोगों के वोट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो एक व्यक्ति एक वोट के मतलब क्या है? और सही मायने में डेमोक्रेसी क्या है? पार्टिसिपेशन को बढ़ाने वाला माध्यम। पहले क्या था? बहुल मतदान था, यानी अमीर लोग, शैक्षिक लोग मतदान करते थे, वो 4 से 5। आम आदमी को एक मत मिलता था, पढ़े लिखे लोगों को मत मिलता ही नहीं था, महिलाओं को मतदान था ही नहीं, मजदूरों को मतदान नहीं था। यानी धीरे धीरे सार्वभौमिक मतदान की बात आई कि हर एक व्यक्ति एक वोट। लेकिन सवाल है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत तो आपने बना लिया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए कई बार कहा भी जाता है जब इतना वोटिंग परसेंटेज बेकार हो रहा है
और जो चुनाव जीत रहा है न तो वोट का बहुमत उसे मिला है और न तो इसमें अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा मत पा गया वो चुनाव जीत गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन लिस्ट सिस्टम में क्या होता है? लिस्ट में, चूंकि लिस्ट में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में पूरे देश को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में पूरे देश को विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है और इसलिए एक क्षेत्र से कई उम्मीदवार चुनाव भागीदारी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने वाला एक ही व्यक्ति होगा, जैसा हमारे यहाँ लोकसभा में, विधानसभाओं में होता है। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज़ होता है। लेकिन लिस्ट सिस्टम हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, ज़्यादा यूरोपीय देशों में यूज़ होता है, इजराइल में यूज़ होता है, नेपाल में भी आधा सीटों पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए पार्टी ए को 40% वोट मिले, पार्टी बी को 30% वोट मिले, पार्टी सी को 20% वोट मिले और पार्टी डी को 10%। तो यहाँ 40 सीट इसको मिल जाएगी, यानी जितने परसेंट वोट इतनी सीट। यहाँ 30 सीट इसको मिल जाएगी, 20 सीट इसको मिल जाएगी और 10 सीट इसको मिल जाएगी। यानी जितना परसेंटेज वोट उतना ही परसेंटेज सीट, जितना परसेंटेज वोट उतना परसेंटेज सीट। इसीलिए माना जाता है इसमें अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व होगा, सभी को वोट मिल जाएगा और ये अपने आप में चुनाव की सबसे बेहतर प्रणाली है। इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा, इसमें एक भी वोट बेकार नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है, अगर आपके दिमाग में आ जाए भाई जो 3% वोट मिल जाए उसका क्या होगा, तो यहाँ पे एक निर्धारक, एक थ्रेश होल्ड बना देते हैं, एक न्यूनतम सीमा बना देते हैं। उसके नीचे अगर कोई वोट परसेंटेज पाएगा तो उसे कोई वोट नहीं मिलेगा। हाँ, इसके अपने आप में लिस्ट सिस्टम की सीमा ये है कि देश को चुनाव क्षेत्रों में हम नहीं बांट सकते, जैसा कि यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में बांटते हैं। ये पूरे चुनाव पूरे देश के लिए होता है। और लिस्ट का मतलब ही हो गया कि जहाँ चुनाव में पार्टी चुनाव लड़ती है, उम्मीदवार नहीं, और अगर जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट मिला उस पार्टी की लिस्ट में ऊपर से उतने उम्मीदवारों का चयन हो जाएगा, ऊपर से उतने उम्मीदवार, नीचे से नहीं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लिस्ट सिस्टम में तो पार्टी का प्रभाव बढ़ जाएगा, सही बात है। लिस्ट सिस्टम में तो निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीत ही नहीं सकता, ये भी सही है। तो हर सिस्टम की अपनी खामी अपनी अच्छाई है, लेकिन पार्टिसिपेशन के मामले में लिस्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन करता है, ये बात सही है। तो अब देखिए, जबकि हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम कई जगह भारत में भी चल के इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात आए तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जो दूसरी बात आती है कि इलेक्टोरल सिस्टम पार्टिसिपेशन, मैंने ये भी बता दिया। यद्यपि हमने फिर कहा कि पार्टिसिपेशन में केवल इलेक्टोरल सिस्टम ही नहीं है, बल्कि कई जगह तो बड़ी बेहतर तरीके से पार्टिसिपेशन होता है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में इलेक्टोरल सिस्टम के अलावा पार्टिसिपेशन का एक और अच्छा तरीका स्विट्ज़रलैंड ने अपना रखा है। अगर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना हो, और यही हम सहभागी लोकतंत्र में कहते हैं, तो कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। स्विट्ज़रलैंड की एग्जाम्पल क्या है? जहाँ पार्टिसिपेशन के अनेक तरीके अपनाए गए हैं। रिकॉल का मतलब है प्रत्यावाहन, यानी किसी उम्मीदवार को अपने कार्यकाल से पहले वापस बुला लेना, ये प्रत्यावाहन है। दूसरा इनिशिएटिव, ये आरंभक है। अब आरंभक कह लीजिए और भी अनुवाद कर लीजिए, यानी जनता के कहने पर विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण कर दिया जाए, ये आरंभक है। रिकॉल, इनिशिएटिव और रेफरेंडम का मतलब ही होता है कि विधि का निर्माण हुआ, कोई नीति बनी, तो पहले आम जनता के पास जाएगी, आम जनता उसे स्वीकार कर लेगी तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट। इसलिए स्विट्ज़रलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं पाया जाता। अब मान लीजिए कि सरकार पार्लियामेंट नहीं बनाना चाहती है, उसके खिलाफ कई लोग हमारे न्यायालय में पहुंच गए। लोगों ने कहा कि भी सरकार पार्लियामेंट बना रही है, ठीक नहीं है। अगर स्विट्ज़रलैंड होता तो ऐसा नहीं होता। स्विट्ज़रलैंड में आम लोगों की बैठक होती और आम लोगों से पूछा जाता, भाई बताओ ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो। वहाँ सीधा मामला रेफरेंडम।
यानी और वहाँ मान लीजिए कोई कानून बनाना है, जैसे हमारे यहाँ कृषि कानून बना, बड़ा लफड़ा हो रहा है। वहाँ कोई कानून बना तो पहले आम जनता से पूछ लिया जाएगा, भाई बताओ, बहुमत जनता बताए, हाँ, लेकिन एक संख्या होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि 10 लोगों के कहने पे कानून बन जाएगा। तो जनता पहल करेगी। आरंभक का मतलब पहल करना, इनिशिएटिव। विधि का निर्माण कौन कर लेगा? संसद। और रिकॉल का मतलब है कोई सांसद है, विधायक है, उससे अपने कार्यकाल के पहले भी वापस बुलाया जा सकता है। ये क्या है? रिकॉल। यही तो पार्टिसिपेशन है। और फिर अंत में आप देखेंगे कि पार्टिसिपेशन के प्रकार कितने हैं। फिर बात वही आ गई, राजनीतिक सहभागिता के प्रकार कितने हैं। तो जब हम राजनीतिक सहभागिता के प्रकार की बात करते हैं तो पहला है प्रोफेशनल पार्टिसिपेशन, यानी व्यावसायिक हिस्सेदारी। अब प्रोफेशनल पार्टिसिपेशन क्या है? अगर हम दबाव समूह बनाते हैं, हम किसी पार्टी के सदस्य हो जाते हैं, तो ये क्या है? प्रोफेशनल पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन का अनेक प्रकार है। तो एक है कि व्यावसायिक पार्टिसिपेशन करना, और दूसरा है कि नॉन प्रोफेशनल का मतलब है कभी रैली उली दिखी, बस झंडा लेके दौड़ गए, और कभी कभी किसी ग्रुप या किसी सम्मेलन में चले गए। ये क्या है? नॉन प्रोफेशनल। यानी क्या? पार्ट टाइम। पार्ट टाइम क्या है? नॉन प्रोफेशनल पार्टिसिपेशन। और तीसरी बात है सेरेमोनियल पार्टिसिपेशन। अब सेरेमोनियल का मतलब है कि बस जैसे अब किसान का आंदोलन चल रहा है, एक दिन चले गए, लंगर उंगर खा के आ गए, सेरेमोनियल है। यानी 26 जनवरी कार्यक्रम हुआ तो हम झंडा लेकर चले गए, वहाँ सेरेमोनियल है। कोई सेरेमनी हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ चले गए, सेरेमोनियल है। यानी पार्टिसिपेशन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। व्यावसायिक पार्टिसिपेशन हो सकता है, गैर व्यावसायिक हो सकता है, वो सांकेतिक पार्टिसिपेशन हो सकता है, और अंत में आप देखेंगे विरोध के रूप में भी पार्टिसिपेशन होता है, प्रोटेस्ट। यानी बाकी तो जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो लोकतंत्र में आप जानते हैं डेमोक्रेसी का मूल मतलब क्या है? सहमति। और फिर आप देखिए, अगर प्रोटेस्ट के रूप में पार्टिसिपेशन होता है तो ये गैर लोकतांत्रिक देशों में कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, गैर लोकतांत्रिक देशों में सरकार का प्रोटेस्ट करिए, वो तो परमिशन नहीं है, वहाँ केवल हाँ में हाँ मिलाने की बात है। इसलिए गैर लोकतांत्रिक देशों में पार्टिसिपेशन के बड़े ही सीमित मतलब होते हैं। पार्टिसिपेशन के बड़े सीमित मतलब होते हैं। ये फ़र्क है। जैसे कि अब लोकतांत्रिक देशों में आप देखिए, स्कॉटलैंड ने कहा कि भाई हमें अलग होना है, तो इंग्लैंड ने कहा कोई बात नहीं, जनमत संग्रह करा लो, और जनमत संग्रह में वो हार गए, चुप बैठ गए। स्कॉटलैंड में ऐसा हो गया। इधर विकसित और विकासशील देशों में एकदम हम एग्जैक्ट समीकरण नहीं मिला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, कह रहा है भाई हम अलग हो जाएंगे, ठीक है, उसको अलग ही कर दिया, तो फिर हमारे यहाँ गुस्सा चलाएगा और प्रॉब्लम पैदा करते हैं। अब प्रोटेस्ट पार्टिसिपेशन का मतलब ही है कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। ये तो कई बार लोग कहते हैं प्रोटेस्ट करना अवैधानिक है, ये सरकार के विरोधी है, संविधान के विरोधी है, लेकिन डेमोक्रेसी में राइट टू प्रोटेस्ट एक तरीके से हमारे राजनीतिक अधिकार का भाग है। राइट टू प्रोटेस्ट हमारी अभिव्यक्ति के अधिकार का भी भाग है। अभिव्यक्ति के अधिकार का भी भाग है कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये आप जानते हैं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार क्या? सड़क ही, हाईवे ही जाम कर देना और लगातार 30-40 दिन तक जाम कर देना, तो ये थोड़े विवाद का विषय हो सकता है। इसलिए अगर हमें प्रोटेस्ट का अधिकार है तो बाकी भी जनता को आवागमन का अधिकार है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास उच्चतम न्यायालय का पहले शाहीन बाग के मामले में ऐसा निर्णय आ गया है कि देखिए, यानी प्रोटेस्ट का अधिकार असीमित नहीं हो सकता। प्रोटेस्ट करिए, डेमोक्रेसी में ये पार्ट है, लेकिन दूसरे भी लोगों का आवागमन का अधिकार है, दूसरे भी लोगों को भाई। और 30-40 दिन तक किसी हाईवे को ब्लॉक करे रखना, क्या ये प्रोटेस्ट का पार्ट है? तो इस पे विवाद बन सकता है। ये आपका है पार्टिसिपेशन।